हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे चैनल उज़्मा स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में देखेंगे। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी एंड जहाँ पे इम्पॉर्टेंट मीनिंग आएगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं, MCQ जहाँ से बनती है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी बीच बीच में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में देखेंगे। इंडिगो के ऑथर हैं हमारे लुईस फिशर। लुईस फिशर वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। इनका जन्म हुआ था फिलाडेल्फिया में। ही सर्व्ड एज अ वॉलेंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। ये जो हमारे ऑथर थे वो एक वॉलेंटियर के रूप में ब्रिटिश आर्मी में रह चुके थे ईयर 1918 से 1920 के बीच। फिशर मेड ए करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड wrote फॉर द न्यूयॉर्क टाइम। ये जो फिशर थे वो अपना करियर बना रहे थे जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट के रूप में। जर्नलिस्ट उसे बोलते हैं जो न्यूज़पेपर होता है उसको लिखते हैं। तो वो द न्यूयॉर्क टाइम में काम कर चुके थे। द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, इनमें भी वो काम कर चुके थे। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। ये जो ऑथर हैं हमारे वो मेंबर रह चुके थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज बुक। ये जो स्टोरी दी गई है वो लुईस फिशर की एक लिखी गई किताब से ली गई है, जिसका नेम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। ये जो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी है वो महात्मा गांधी के बारे में लिखी गई बुकों में से एक बेहतरीन बुक है। तो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ऑथर के बारे में हमने सारी चीज़ें समझ ली है। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड से, तो मैं इसको हिंदी में आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलूँगी। जब पहली बार मैं गांधी जी से मिलने उनके मध्य भारत में सेवाग्राम के आश्रम में गया, उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ कि मैंने अंग्रेज़ों के चले जाने का आग्रह करने का निश्चय किया। ये घटना 1917 की थी। तो इसमें लुईस फिशर बता रहे हैं कि वो गांधी जी से मिले थे सेवाग्राम के आश्रम में। आगे है, ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। वो कहते हैं कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 के वार्षिक अधिवेशन में लखनऊ गए हुए थे। वहाँ 2301 प्रतिनिधि और बहुत से मेहमान आए हुए थे। गांधी जी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान एक किसान उनके पास आया। वह देखने में अन्य भारतीय किसानों जैसा ही गरीब और भूखा लग रहा था। वह बोला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ। गांधी जी ने भी कभी भी उस जगह यानी कि गांधी जी ने चंपारण का नाम पहले नहीं सुना था। राजकुमार शुक्ल उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि वह एक ऊंचे हिमालय की निचली पहाड़ियों में नेपाल राज्य के निकट स्थित है। वो कहते हैं कि हिमालय की जो निचली पहाड़ी है वहाँ पे नेपाल राज्य के निकट में ये हमारा चंपारण स्टेट है। एक पुरानी परंपरा के तहत चंपारण के किसान बटाई पर खेती करते थे, यानी कि शेयर क्रॉपर्स थे। राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था। वह निरक्षर था लेकिन वह दृढ़ निश्चयी था, यानी कि रिजोल्यूट उसी को कहा गया है, दृढ़ निश्चयी था। वह कांग्रेस सम्मेलन में बिहार की जमींदारी प्रथा के विरुद्ध शिकायत करने आया था और शायद किसी ने उससे
यानी कि राजकुमार शुक्ल जो है वो बिहार में जो जमींदारी प्रथा थी उसकी शिकायत करने के लिए वह गांधी जी से मिलने इस कॉन्फ्रेंस में आए थे। तो वो जो है ऐसा लगता है जैसे कि राजकुमार शुक्ला को किसी ने कहा था कि तुम जाओ गांधी जी से बात करो। गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि कानपुर में उनका पहले से ही एक कार्यक्रम जो कि निश्चित किया हुआ है और भारत के में भी उनका कार्यक्रम था। शुक्ला उनके साथ हर स्थान पे गए, यानी राजकुमार शुक्ला जो थे वो ये अपने आप में डिसाइड करते हैं कि जहाँ जहाँ गांधी जी जाएंगे हम उनको फॉलो करते रहेंगे। फिर जो है गांधी जो है अहमदाबाद के निकट जब अपने आश्रम में आते हैं तो राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम तक आते हैं और कहते हैं कि अब तो डेट फिक्स कर दीजिए गांधी जी, अब तो चलिए हमारे साथ चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ जो है गांधी जी उसकी जो राजकुमार शुक्ला की जो दृढ़ता है और धैर्य को देख कर के बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इस तारीख को कलकत्ता जा रहा हूँ, तुम मुझसे आके वहाँ मिलना और वहाँ से तुम मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट चंपारण ले चलना। इस तरीके से ये फिक्स हो गया कि अब गांधी जी आने वाले हैं। महीने गुजरते चले गए और गांधी जी जब कलकत्ता पहुँचे तो शुक्ला जो है वो इंतज़ार कर रहे थे गांधी जी का। उसके बाद जो है गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ला के साथ बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन पकड़ी। वहाँ शुक्ला ने कहा कि आप राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील को जानते हैं, चलिए आज उनके घर चलते हैं पहले, जो अब बाद में कांग्रेस पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी में रहे राजेंद्र प्रसाद और फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। तो वो पहले वकील थे, तो उन्हीं के घर जाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो शहर से बाहर गए हुए थे। वहाँ उनके घर में राजेंद्र प्रसाद के घर में उनके नौकर थे। वो जो है देखते हैं कि राजकुमार शुक्ला के साथ कोई आया हुआ है, तो वो जो है उन्हें ज़मीन पे बैठने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो एक पीजेंट है, यानी कि ये तो मुझे पता है कि राजकुमार शुक्ला एक किसान है और गांधी जी भी बिल्कुल सादा रहते थे, तो उसने सोचा कि शायद ये भी कोई किसान ही होगा, कह के जो है वो जो है उनको वहीं बैठा दिया ज़मीन में। और फिर आगे और जो राजेंद्र प्रसाद का नौकर था वो उन्हें कुएं से पानी भरने के लिए नहीं कहता है, वो कहता है कि अगर आप बाल्टी से पानी निकालेंगे, अगर पानी वापस कुआं में चला गया तो जितना भी कुआं का पानी है वो पूरा अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। लोग जो है वो नीची जाति के लोगों को से बहुत ज़्यादा घृणा करते थे, अछूत मानते थे उन लोगों को, क्योंकि वो सर्वेंट नहीं जाना था कि गांधी जी एक बैरिस्टर हैं और इतने बड़े नेता बाद बने थे। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। अब गांधी जी डिसाइड करते हैं कि शुक्ला जो उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आधा अधूरा है, वह जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं गांधी जी। इसके लिए वो सोचते हैं कि चंपारण जाने से पहले जो है उसी रास्ते में मुजफ्फ़रपुर नाम का एक जगह पड़ता है और मुजफ्फ़रपुर में एक आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को वो जानते थे, जिससे गांधी जी टैगोर जो थे रविंद्रनाथ टैगोर उनके शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे। गांधी जी जो है वो जे.बी. कृपलानी को एक तार भेजते हैं, यानी एक मैसेज के रूप में कुछ पहले मैसेज भेजने के जैसे तार भेजा जाता था, जे.बी. कृपलानी को भेजते हैं। वही ट्रेन जो है वो 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को वहाँ पहुँचती है मुजफ्फ़रपुर में, जहाँ जे.बी. कृपलानी स्टेशन पर अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी का वेट कर रहे थे और बहुत ही अच्छी तरीके से जे.बी. कृपलानी गांधी जी का वेलकम करते हैं। और जे.बी. कृपलानी ही एक सरकारी स्कूल के जो टीचर थे प्रोफेसर मलकानी, इसके घर में जो है उनके जो है शेल्टर के लिए वो ढूंढ देते हैं और गांधी जी मुजफ्फ़रपुर में मलकानी के घर में रुके थे। ये बात बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है कि जे.बी. कृपलानी और मलकानी। तो जे.बी. कृपलानी जो है वो गांधी जी को स्टेशन में लेने आए थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ और आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फ़रपुर के प्रोफेसर थे। एंड सेकेंड है हमारे प्रोफेसर मलकानी, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं और इनके घर में गांधी जी रुके थे 2 दिन तक मुजफ्फ़रपुर में। वहाँ रहकर गांधी जी
ये उस समय बहुत ही असाधारण बात थी कि एक गवर्नमेंट टीचर जो है वो एक बैरिस्टर जो कि वकालत करते हैं उनको कैसे रख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अलग सी बात थी, लेकिन मलका ने उनको अपने घर पे रखे थे। गांधी जी का जैसे ही वहाँ आगमन होता है चंपारण में, जितने भी जो पीजेंट थे, शेयर क्रॉपर्स थे, वो लोग को लगने लगा रहे हमारे चैम्पियन आ गए, योद्धा आ गए हैं। सभी लोग जो है गांधी जी से मिलने के लिए पैदल और गाड़ियों में चंपारण आने लगे। मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो गांधी जी जो है वो उनसे मिले ताकि वो सारी जो है इन्फॉर्मेशन उनसे ले सके। वो जो है देखें कि वहाँ के जितने भी वकील हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई चार्जेस वसूल करते हैं जो पुअर पीजेंट हैं उनसे। गरीब किसानों से बहुत बड़ी बड़ी फ़ीस लेने पे गांधी जी जो है वकीलों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम इतने गरीब किसानों से तुम वसूल करते हो इतनी हाई चार्जेस, वो कहाँ जाएंगे अगर तुम कोर्ट में ही ऐसे करोगे तो। इस तरीके से वकीलों को बहुत डांटते हैं और गांधी जी कहते हैं कि मैं इस कंक्लूज़न पे आया हूँ, यानी मैं ये निष्कर्ष पर आया हूँ कि हमें कचहरी आना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो कोर्ट आने में कोई लाभ ही नहीं है जहाँ इतने दबे हुए किसान हो, इतने डरे हुए किसान हो। वो कहते हैं कि किसानों के लिए सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं उनका जो रियल रिलीफ जो है वो है फ्री फ्रॉम फियर, यानी कि भय से छुटकारा पाना। इस तरीके से गांधी जी कहते हैं लॉयर्स को। चंपारण जिले की अधिकांश कृषि योग्य भूमि को बड़ी बड़ी जागीरों में बांट दिया गया था, जिन पर अंग्रेज़ों का अधिकार था और भारतीय कृषक उन पर कार्य करते थे। मुख्य व्यापारिक फसल नील थी। जमींदार किसानों को मजबूर करते थे कि वह अपने ज़मीन का 3/20 अथवा 15% भाग पर नील की खेती करे और वह सारा नील लगान के रूप में दे दे। ऐसा एक लंबे समय के अनुबंध द्वारा किया जाता था। यानी कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया था, जितनी भी ज़मीनें थी उसको बड़ी बड़ी जागीरों में बांट दिया गया था और जो है किसानों पर दबाव बनाया जाता था अंग्रेज़ों द्वारा कि तुम अपने ज़मीन का जो 20 का जो थर्ड पार्ट है या फिर पूरे जितनी भी तुम्हारी उपज हो रही है उसका 15%, खेत का जितनी बड़ी खेत है उसका 15% में तुम्हें नील की खेती यानी इंडिगो की खेती करनी है। और वो सारे इंडिगो जो है तुमको एक टैक्स के रूप में ब्रिटिश सरकार को देनी है। तो इंडिगो जो प्लांट जो लगाया जाता है उसको लगाने के बाद जो है ज़मीन की जो उर्वरता होती है, उपज होती है, जो फर्टिलिटी होती है ज़मीन की, वो बहुत ही कम हो जाती है, बंजर बना देता है ज़मीन को। इसीलिए किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे। एक इस तरीके से उनका नुकसान होता था और दूसरा ये कि अगर वो नील की खेती करते थे तो सारे की सारे नील उन्हें जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को दे देनी पड़ती थी एज अ टैक्स। तो ये बहुत बुरा होता था उनके साथ। तभी जमींदारों को पता लगा कि जर्मनी में कृत्रिम नील बनने लगी है। ऐसे में जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उन्हें पता चलता है कि जर्मनी में जो है मैन मेड जो है इंडिगो बनाया जा रहा है। अब उनमें जो है बटाईकारों से ऐसे इकरारनामे पर लिए गए उन 15% के बंधन से किसानों को मुक्ति देने का हर्जाना यानी क्षतिपूर्ति मिल गया। वो कहते हैं कि देखो भाई, तुम लोगों से हमने जो अनुबंध किया था अब हम उसे वापस ले रहे हैं, इसके बदले में तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। उन्हें जब पता चला कि इंडिगो वहाँ बन रहा है, सिंथेटिक इंडिगो बन रही है, जिसकी वजह से अब ये लोग उस अनुबंध से निकलना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें इसके बदले में किसानों को लैंडलॉर्ड को पैसे देने होंगे, यानी क्षतिपूर्ति देने के लिए कह रहा है। इस तरीके से जो है चूँकि किसान को जो है उस अनुबंध से निकलने का मन करता था और वो लोग सोचते हैं कि कितना अच्छा हो रहा है, हमें इस अनुबंध से निकाला जा रहा है, लेकिन वो किसान नहीं जानते थे कि ये लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। जैसे जैसे वो लोग अनुबंध से निकलवाते और किसानों से वो लोग पैसे वसूल करते थे। आगे गांधी जी इन सभी चीज़ों को समझते हैं और सारी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इसके बाद वो अपना कार्य करना शुरू करते हैं गांधी जी। सबसे पहले वो ब्रिटिश जमींदार समिति के जो सचिव थे उनसे मिलते हैं और सचिव जो है वो
जब उनसे मिला तो गांधी जी जो है इस मामले में उससे बात की तो वो सचिव कहने लगा कि मैं किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोई भी सूचना नहीं दूंगा। गांधी का उत्तर था कि मैं बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ। गांधी जी ऐसा बोले कि मैं बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ। इसके बाद गांधी जी जो है तिरहुत डिवीज़न के ब्रिटिश सरकारी कमिश्नर से मिलने गए। यानी कि उसने जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का जो सेक्रेटरी था, जो सचिव था, वो बोला कि मैं बाहरी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो गांधी जी सेकेंड टाइम फिर से एफर्ट किए और सेकेंड टाइम जो है वो तिरहुत डिवीज़न के जो ब्रिटिश सरकारी कमिश्नर थे उनसे मिलने के लिए गए, जो चंपारण ज़िला में पड़ता था। कमिश्नर ने कहा कि मुझे डराना धमकाना प्रारंभ किया। यानी गांधी कहते हैं कि वो जो कमिश्नर था मुझे डराया धमकाया और कहा कि तुम जल्दी से जल्दी तिरहुत छोड़ के भागो यहाँ पर से। इस तरीके से वो कहने लगा। सो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो है और इसमें 1-2 पार्ट्स और बनेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही लंबी है, एक वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी। सो ये 16-17 मिनट्स की वीडियो बनी है। एंड अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, क्योंकि हम जो है इंग्लिश में, उर्दू में सारे चैप्टर का इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में पॉलिटिकल और हिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सभी की वीडियो मैं डालूँगी इस चैनल में। सो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।